हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस। हम 9th क्लास मैथ ओलंपियाड का सेट बी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दिस एग्जाम वाज हेल्ड ऑन 19th नवंबर 2024। सो हम क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पहले उन क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम नेक्स्ट सेक्शन सॉल्व करेंगे विच इज एवरीडे मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। The question number 36 is a dress costs 90 rupees which is paid by money of 20 rupee notes and 5 rupee notes. 6 notes are used in all. If X is number of 20 rupee notes and Y is number of 5 rupee notes, then which of the following equations is correct? Means we have to form the equations by the given instructions and then we have to check which of the following equations are correct. So, first instruction is that at cost of dress is 90 rupees means total cost dress की क्या है 90 rupees and we have given X is number of 20 rupee note and 20 rupee note and Y is number of 5 rupee notes. This is given to us. So first statement में लिखा गया है that there are 6 notes in all. 6 notes are used in all means total number of notes 6 है means X plus Y is 6. So first equation तो ये हो जाएगी क्योंकि it is given that there are 6 notes used in all. Then the cost of dress is 90 rupees and two types of notes are used, 20 rupee note and 5 rupee note means second equation क्या बनेगी? X is the number of 20 rupee notes plus Y is the number of 5 rupee notes and the total cost of dress is 90 rupees. So this is the second equation. So which becomes 20x plus 5y is equal to 90. So हम पूरी equation को 5 से divide करेंगे because 5 is the common factor. So what do we get? 4x plus y is equal to 90 divided by 5 is 18. So this is first equation and this is second equation. These two equations are formed using the given statement. So option number D is the correct option. The next question is Sahil sold a television and washing machine for rupees 12,500 each. If television was sold at gain of 30% and washing machine at loss of 30%, then the entire transaction resulted in dash. तो हमें क्या फाइंड आउट करने की ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस. सी व्हाट वी हैव गिवन, उसने दो प्रोडक्ट्स को सेल किया है, टीवी एंड वॉशिंग मशीन. टेलीविजन को उसने जो सेल किया है वो 30% प्रॉफिट पे और वॉशिंग मशीन को सेम प्राइस पे सेल किया है 12,500 बट एट लॉस ऑफ 30%. सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ दीज प्रोडक्ट्स. तो फर्स्ट प्रोडक्ट टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अगर हमें सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेलिंग प्राइस विच इज 12,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट विच इज 30. सो व्हाट डू वी गेट? 130. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो व्हाट डू वी गेट? 9615.38 रुपीज. सो ये आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट. सिमिलरली हमें अब क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन. अब वॉशिंग मशीन को जो उसने सेल किया दैट इज एट लॉस ऑफ 30%. सो इसका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? सेलिंग प्राइस विच इज 12,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट विच इज 30. सो डिनोमिनेटर में आएगा 70. अब जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 17,857.14 रुपीज इसको सॉल्व करने से. सो ये आएंगी वैल्यूज. ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट एंड दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन. अब उसे ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या होगा दोनों प्रोडक्ट्स का? दिस प्लस दिस. हम इस टर्म को इस टर्म से ऐड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 2747
72.52 रुपीज। इन दोनों को ऐड करने से ये वैल्यू आएगी। सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। एंड सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस दोनों प्रोडक्ट्स का 12,500 है। सो सेलिंग प्राइस क्या है दोनों प्रोडक्ट्स का कंबाइन करके? 25,000। सी नाउ कॉस्ट प्राइस इज हायर देन द सेलिंग प्राइस, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसे क्या हुआ है? लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हायर है। अब कॉस्ट प्राइस कितना हायर है सेलिंग प्राइस से, दैट इज इक्वल टू लॉस। लॉस कितना हुआ? इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फिर 7,472 में से 25,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट डू वी गेट? 2,472 and 0.52 रुपीज। सो दिस इज द लॉस। बट जो हमें ऑप्शंस में आंसर है वो परसेंट की फॉर्म में है, तो हम लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे। लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? लॉस विच इज 2472.52 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 27472.52। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर फाइंड आउट करते हैं इनटू 100। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8.9%। सो उसको इस पूरी ट्रांजैक्शन में हुआ 8.9% लॉस। सो इफ वी चेक फॉर द ऑप्शंस, सो नो ऑप्शन इज मैचिंग विद द आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, none of these. The next question is, Anand has a triangular plot PQR as shown in the figure. He is on some flowers in the shaded area. Find the area of the shaded region. See, हमें क्या गिवन है? एक ट्राइंगुलर प्लॉट PQR, जिसमें कि शेडेड पार्ट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देयर इज वन राइट एंगल ट्राइंगल ROQ, तो जिसका एरिया हमें इस बिगर ट्राइंगल के एरिया में से अगर हम ROQ का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। सो बिग ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी नीड 3 साइड्स, और हमें 2 साइड गिवन है 30 एंड 35। थर्ड साइड इज नॉट गिवन। एंड नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल ROQ, जिसकी एक साइड 24 है और दूसरी साइड 7, तो हम ये थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। So using Pythagoras theorem, this third side, which is hypotenuse RQ square, is equal to किसके इक्वल होगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है? 7 प्लस परपेंडिकुलर इज 24 स्क्वायर। सो RQ की क्या वैल्यू आएगी? अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 576। 24 स्क्वायर इज 576। सो इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 625। सो RQ की क्या वैल्यू आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। सो अब हमें थर्ड साइड मिल गई विच इज 25 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करेंगे? बिगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसमें से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो बिगर ट्राइंगल PQR का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? हीरोज फॉर्मूला, क्योंकि हमें तीनों साइड्स की मेजर पता है। सो हीरोज फॉर्मूला क्या होता है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर S इज द सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू sum of both 3 sides divided by 2 and ABC are the 3 sides of the triangle. अभी S की क्या वैल्यू आएगी? अब हमें तीनों साइड्स का मेजर पता है, 30 प्लस 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। 30 प्लस 25 प्लस 35 किसके इक्वल होगा? 90 एंड 90 डिवाइडेड बाय 2 इज 45। अब हम S, A और B, C तीनों की वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एरिया किसके इक्वल आएगा? S किसके इक्वल है? 45 इंटू फर्स्ट S माइनस A, पहले इस साइड की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। 45 माइनस 35 इज 10 इंटू 45 माइनस 30 इज 15 इंटू 45 माइनस 25 इज 20। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये किसके इक्वल आएगा? हम 45 को
9 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 15 को 3 इंटू 5 एंड 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5। सी, अब इस अंडर रूट के अंदर जो फैक्टर्स हैं उनमें कितने फैक्टर्स की हम पेयर अप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 9 के कोरस्पॉन्डिंग 3 कैन बी टेकन आउट ऑफ अंडर रूट, देन these are two factors of 5 in k cross, 1 5 will come out, then there are 2 more 5 और इनके correspondingly एक 5 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, then there is a 4 के correspondingly 2 will come out of the root. Now we are left with 2 into 3 which is 6, अंडर रूट के अंदर 6 रह जाएगा, and this is 3 into 5 15, 15 5 are 75, 75 into 2 is 150. So ये आ गया 150 अंडर रूट 6. So ये आ गया एरिया ऑफ द आउटर ट्राइंगल PQR. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, वो किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस जो कि 7 है एंड परपेंडिकुलर कितना है 24. So this comes out to be equal to 7 into 12 which is 84. तो हम इस एरिया में से 84 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, शेडिड पोर्शन का एरिया. सो इफ वी चेक फॉर द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cistern has 2 inlets A and B which can fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. An outlet C can empty the full cistern in 10 minutes. If all the 3 pipes are opened together in the empty cistern, then the time taken to fill the cistern completely is dash minutes. See, हमें क्या गिवन है कि 2 पाइप्स है A and B. So A क्या है, जो सिस्टर्न को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं इन 12 मिनट्स एंड बी पाइप कितने टाइम में कर सकते हैं 15 मिनट्स में. एंड देयर इज एन आउटलेट सी विच कैन एम्प्टी द टैंक इन 10 मिनट्स. सो पाइप ए का 1 मिनट वर्क क्या है 1/12, पाइप बी का 1 मिनट वर्क क्या है 1/15 एंड पाइप सी का 1 मिनट वर्क क्या है -1/10. माइनस क्योंकि दिस इज एन आउटलेट, ये क्या कर रही है टैंक को एम्प्टी. नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है कि इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन व्हाट इज द टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली. तो टैंक को कंप्लीटली फिल करने में कितना टाइम लगेगा, लेट द टाइम इज टी. सो लेट द टाइम टेकन इज टी टू कंप्लीटली फिल द टैंक. सो अब ए का 1 मिनट वर्क है 12 और उसने टी टाइम के लिए वर्क किया, प्लस बी का 1 मिनट वर्क है 1/15, उसने भी टी टाइम के लिए वर्क किया एंड माइनस सी का 1 मिनट वर्क है -1/10 और उसने भी टी टाइम के लिए वर्क किया. तो वर्क क्या है, टैंक को कंप्लीटली फिल करना है, मींस इक्वल टू 1. टैंक शुड बी कंप्लीटली फिल्ड. तो अब हमें इस एक्सप्रेशन में से टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 12, 15 एंड 10 तीनों का एलसीएम क्या होगा 60. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 5t प्लस 15 4s are 60, 40 माइनस 10 6s are 60, so -60 is equal to 1. 5 plus 4 9 minus 6 3, so 3t upon 60 is equal to 1. So which comes to 3t becomes equal to 60 and t की क्या वैल्यू आएगी 60 divided by 3 which means 20 minutes. So answer to this question is option number A, 20 minutes. The next question is A and B started a business jointly. A's investment was thrice the investment of B and period of his investment was twice the period of investment of B. If B gets 9,000 as profit, then what will be the 25% of total profit? See, there are 2 partners A and B. They have started a business. A का शेयर B के शेयर से 3 times है. So let us suppose जो B की इन्वेस्टमेंट अगर वो X है तो A की इन्वेस्टमेंट 3X है. Then पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी A का डबल है देन B. So अगर B का इन्वेस्टमेंट पीरियड T है
तो ए का इन्वेस्टमेंट पीरियड है 2t। नाउ व्हाट वी हैव गिवन दैट प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, कि बी का टोटल प्रॉफिट में से प्रॉफिट शेयर बनता है 9000। सो लेट अस सपोज टोटल प्रॉफिट जो कितना है, टोटल प्रॉफिट को हम सपोज कर ले अगर y, तो उसमें से b का शेयर कितना है 9000। अब b का शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, b की इन्वेस्टमेंट विच इज xt डिवाइडेड बाय a की इन्वेस्टमेंट कितनी है 6xt प्लस b की इन्वेस्टमेंट xt। सो ये किसके इक्वल होती है, b का प्रॉफिट शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, b की इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू, सो टोटल प्रॉफिट का y का कितना है 9000। सो दिस इज गिवन टू अस। तो अब हमें इसमें से y की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज xt डिवाइडेड बाय 7xt। सो xt विल बी कैंसल्ड विद xt इंटू y इज इक्वल टू 9000। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 9000 इंटू 7 विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 63000। सो 63000 इज द टोटल प्रॉफिट। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट चाहिए। सो क्या होगा 25% ऑफ दिस टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज 63000, इसका 25% क्या होगा। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 63 इंटू 630 इंटू 25, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 15750। So this is the 25% of the total profit. So which means option number D is the correct option. The next question is, a shopkeeper sells a transistor at 15% above its CP. If he had bought it at 5% more than what he paid for it and sold it for 6 rupees more, he would have gained 10%. The CP of the transistor is dash. So what we have given कि एक शॉपकीपर ने एक ट्रांजिस्टर को 15% प्रॉफिट पे सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ट्रांजिस्टर का, उसने क्या किया 15% प्रॉफिट पे सेल किया है, तो क्या होगा 115 डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP, क्योंकि सेलिंग प्राइस का यही फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट इंटू CP डिवाइडेड बाय 100। सो ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। नाउ व्हाट दे हैव सेड, if he had bought it for 5% more than what he paid for it, मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस जो है 5% ज्यादा होता, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमने CP लिया है, सी न्यू कॉस्ट प्राइस, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5% ज्यादा होता, मींस न्यू कॉस्ट प्राइस हम ले लेंगे 105/100 इंटू CP, कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5% ज्यादा होता, देन इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 6 रुपीज मोर ही वुड हैव गेन्ड 10%। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होता, सेलिंग प्राइस उसको कितना गेन होता 10% का, मींस इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको 110/100 उसका सेलिंग प्राइस उसको 10% गेन होता इनटू न्यू CP, दिस इज न्यू सेलिंग प्राइस, करेक्ट। सो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा कि उसको 10% क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो न्यू कॉस्ट प्राइस के ऊपर दिस इज द न्यू कॉस्ट प्राइस और इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको क्या हुआ 10% प्रॉफिट। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 6 रुपीज मोर, मींस जितने पे उसने पहले सेल किया है उसमें 6 रुपीज मोर ऐड करने से उसको 10% प्रॉफिट हुआ, मींस अगर हम इस SP में 6 रुपीज ऐड कर दे वो इसके इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अगर हम 115 डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP इसमें 6 ऐड कर दे तो वो इसके इक्वल बन जाएगा कि उसका न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो उसको 10% गेन दे रहा है ऑन द न्यू CP। सो दिस इज द इक्वेशन जिसमें से हमें CP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 20 एंड दिस इज 11/10 एंड दिस इज 21/20। सी सो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को उस साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे क्या है 23/20 CP प्लस 6 इज इक्वल टू 11 इंटू 21 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 231 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20 200 इंटू CP। तो अब क्या करेंगे, इस टर्म को राइट साइड पे लेके जाएंगे, सो दिस बिकम 6 इज इक्वल टू
231/200 CP माइनस 23/20 इंटू CP। हम क्या लेंगे एलसीएम, 200 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 231 CP माइनस 230 CP इज इक्वल टू 6। तो ये कितना आएगा 1 CP डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 6। सो CP अपॉन 200 इज इक्वल टू 6। तो CP किसके इक्वल आएगा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 200। 6 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो CP आ जाएगा, सो विच इज इक्वल टू 1200। सो आंसर क्या आएगा 1200। So if we check for the options, option number A is the correct option. The next question is, a hemispherical dome of a building needs to be painted from outside. If the circumference of the base of dome is 17.6 meter, then find the cost of painting it at rate of 8 rupee per 100 centimeter square. So what we have given कि एक बिल्डिंग का हेमिस्फेरिकल डोम है जिसको बाहर से पेंट करना है और हमें क्या गिवन है उसके बेस का सर्क्यूमफ्रेंस 17.6 मीटर। अब एक हेमिस्फेरिकल डोम का जो बेस है वो क्या होता है सर्कल, और सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 17.6। सो सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस किसके इक्वल होता है 2 पाई आर, किसके इक्वल गिवन है 17.6। तो हम इसमें से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 17.6। हम इसमें से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 17.6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। सी 22 8 r 17.6 यहाँ पे आएगा 0.8 एंड 2 4s are 8 0.4। सो रेडियस किसके इक्वल आएगी 7 इंटू 0.4 2.8 मीटर। सो इस जो हम हेमिस्फेरिकल डोम है इसकी रेडियस आएगी 2.8 मीटर। अब हमें क्या करना है इसको आउटसाइड पेंट करना है। सो क्या मतलब है हमें क्या चाहिए इसका सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया। अब एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें रेडियस की वैल्यू मिल चुकी है तो हम यहाँ पर बाकी वैल्यूज पुट करेंगे 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8। सो 7 4s are 28.4। सो ये आ गया 44 इंटू 2.8 इंटू 0.4। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू this is 0.4 into 2.8. So this comes out to be equal to 49.28. So ये आ गया हमारे पास एरिया 49.28 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसको पेंट करने का कॉस्ट विच इज 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये है एरिया मीटर स्क्वायर में, तो पहले हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स we will multiply it with 100 into 100। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। सो विच इज इक्वल टू 492800 क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट भी था। अब पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का जो कॉस्ट है दैट इज 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे एंड 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पर 100 सेंटीमीटर को पेंट करने का जो कॉस्ट है दैट इज 8 रुपीज। तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड। सो नाउ 4928 इंटू 8 जब हम करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 39424। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 39,424 के इक्वल आएगा। सो इफ वी चेक फॉर द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days while 26 men and 48 boys can do it in only 2 days. Then what is the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work? So हमें क्या given है that 6 men and 8 boys ने एक काम को 10 days में complete किया, then 26 men and 48 boys ने उस काम को 2 days में complete किया।
और हमें क्या फाइंड आउट करना है दैट 15 men and 20 boys मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे. So first of all what we have to suppose that let one man does the work in X number of days and one boy completes the work in Y number of days, the whole work. तो one man का one day work क्या होगा? one day work. So अगर एक मैन पूरे काम को करने में x नंबर ऑफ डेज लगते हैं उसे, तो उसका वन डे वर्क होगा 1/x. सिमिलरली वन डे वर्क ऑफ वन बॉय क्या होगा 1/y. तो हमने ये सपोज किया. सो नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट सेज that 6 men and 8 boys can do the work in 10 days. Means 6 men काम कर रहे हैं. अब सभी का वन डे वर्क क्या है 1/x and they are working for 10 days. And 8 boys कर रहे हैं काम और सबका वन डे वर्क क्या है 1/y and they are also working for 10 days. और वो एक काम को पूरा कर देते हैं. So this is the first equation. 6 into 10 60 by x plus 80 by y is equal to 1. So this is the first equation. Second part of statement says 26 men and 48 boys can do the work in 2 days. Means 26 men सभी का वन डे वर्क हुआ 1/x and they are working for 2 days. And 48 boys are there. सभी का वन डे वर्क है 1/y and they are working for 2 days and they complete the work. So ये क्या बन जाएगा 26 into 2 is 52 divided by x plus 48 into 2 is 96 divided by y is equal to 1. So ये बन गई हमारे पास दो इक्वेशन और ये दोनों ही 1 के इक्वल है. तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं. मीन्स 60 अपॉन x प्लस 80 अपॉन y इज इक्वल टू 52 अपॉन x प्लस 96 अपॉन y. सो हम क्या करेंगे x वाली टर्म को लेफ्ट साइड लेके आएंगे और y वाली टर्म को राइट साइड लेके जाएंगे. सो 60 अपॉन x माइनस 52 अपॉन x इज इक्वल टू 96 अपॉन y माइनस 80 अपॉन y. इधर एलसीएम है x. 60 minus 52 is 8 and on right side LCM is y and 96 minus 80 is 16. So what does it become? 8y is equal to 16x or we can say that y is equal to 2x. तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई y is equal to 2x. ये हमारे पास आ गया. अब हम y is equal to 2x वैल्यू अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो so we will put this value y is equal to 2x in this first equation. So y is equal to 2x हम इसमें पुट करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 60 अपॉन x प्लस 80 अपॉन y is 2x is equal to 1. LCM is 2x. यहाँ पे मिलेगा 120 प्लस 80 is equal to 1. 120 plus 80 is 200. 200 is equal to 2x. तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 100. So one man does the work in 100 days. x की वैल्यू मिल गई हमें 100 और y is equal to 2x. तो y की वैल्यू क्या होगी 200. Means one boy does the complete work in 200 days. और वन डे वर्क क्या होगा वन मैन का 1/100 और वन बॉय का है 1/200. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है दैट 15 men and 20 boys does the work in how many days. Means 15 men और 20 boys मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे. So let us suppose time is t. तो उनको t number of days लगेंगे वर्क को कंप्लीट करने में. So there are 15 men और हर एक का वन डे वर्क है 1/100 and there are 20 boys और सभी का वन डे वर्क है 1/200. इनको काम करना है फॉर t नंबर ऑफ डेज एंड वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड. सो इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है t की वैल्यू 15 अपॉन 100 प्लस 20 अपॉन 200. हम एलसीएम लेंगे 200. सो यहाँ पे 30 प्लस 20 इंटू t इज इक्वल टू 1. 30 प्लस 20 इज 50 अपॉन 200
into t is equal to 1. 15 upon 20 means 1/4 into t is equal to 1. So t की क्या वैल्यू आ जाएगी 4. So 4 days में कंप्लीट करेंगे 15 men and 20 boys सेम वर्क को. So the answer is option number A. The next question is area of rectangular field is 2x cube minus 11x square minus 4x plus 5 square units and side of square field is 2x square plus 4 units. Find the difference between their areas in square units. So what we have given the area of the rectangular field. Area rectangular field का given है. Then we have given the side of square field. तो इसकी वन साइड गिवन है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड. वन साइड गिवन है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज जो साइड हमें गिवन है उसका स्क्वायर, मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर. तो ये होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4x रेज टू पावर 4. ये है a प्लस बी होल स्क्वायर. ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 4 मीन्स 16x स्क्वायर प्लस 16. अब हमें इसमें से, दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि हमें इन दोनों के एरियाज का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो दैट मीन्स इसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस. सारे साइंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ 4x रेज टू पावर 4 ये टर्म आएगी, नेक्स्ट आएगी माइनस 2x क्यूब. नाउ 16x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर, ये दोनों मिलके बनेंगे प्लस 27x स्क्वायर. देन वी हैव प्लस 4x, देन 16 माइनस 5 इज 11. सो दिस इज द वैल्यू कि इन दोनों का जो एरिया सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये वैल्यू आएगी. So if we check for the options, option number B is the correct option. The next question is, the population of a town currently is 7,500. It increased by 10% in first survey. In second survey, it is decreased by 20% because of some reason. In the third survey of next year, it increased by 15%. What will be the population at end of third survey? सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू 1 प्लस माइनस r बाय 100, वेयर r इज द रेट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. सो अब हमें क्या चाहिए, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, किसके इक्वल होगी, इनिशियल वैल्यू है 7500. सो आफ्टर 1 ईयर के बाद इट हैज इंक्रीज्ड 10%. So 1 plus 10 by 100. So ये हो गई वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. देन सेकेंड ईयर में इट हैज डिक्रीज 20%, 20% डिक्रीज हुई है. सो इनटू सेकेंड ईयर के लिए होगा 1 माइनस 20 बाय 100, क्योंकि ये डिक्रीज हुई है. सो इट इज 1 माइनस r बाय 100, वेयर r इज द रेट ऑफ डिक्रीमेंट. देन लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में इट हैज अगेन इंक्रीज बाय 15%. सो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 15 बाय 100. तो ये हो गए सक्सेसिव 3 ईयर्स के लिए उनके रेट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. सो ये हो जाएगी फाइनल वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स. तो इसको सॉल्व करने के लिए 7500 इंटू, सो दिस बिकम्स 11 बाय 10 इंटू, सो 20 अपॉन 100 इज 1 बाय 5. सो दिस बिकम्स इंटू 4 बाय 5 इंटू, so this is 1 plus 15 by 100. This becomes 3 by 20. So this becomes 23 by 20. So अब हमें इसको solve करना होगा. This zeros gets cancelled and now 15 5s are 75 and 2 2s are 4. So what we are getting, 15 into 11 into 2 into 23,
15 इंटू 22 इंटू 23। सो अब हम इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद द वैल्यू वी गेट इज 7590। यू कैन चेक इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। So this is the complete solution to the section everyday mathematics. हम next section next class में solve करेंगे the achiever section. So if you want to learn with me, subscribe to my channel. See you in the next class.